जी वेलकम स्टूडेंट्स। आज 24 फरवरी 2021 है। आज हमारा क्लासिक अपना स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। तो कल कुछ हमने चीज़ें देखी थी जिनको हमने कवर कर लिया, लेकिन कुछ 14 पॉइंट्स कल हमने लिखे थे जिनको हमने कवर करना था कल के लेक्चर में, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 जो है वो हो सकें। तो बाकी जो है हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं, और आज भी जो है वो फॉर्मूलिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे ही हम बात करेंगे। लेक्चर 3, और ये भी फॉर्मूलिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये मार्कर और है, ये क्लियर नहीं आ रहा मेरा ख्याल, और भी है ना, ब्लैक में और है। चलो मैं ब्लू पे यूज़ करता हूँ, मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, इसमें जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट, recap of last lecture जो हमारा 23 फरवरी को हुआ है, उसका रिकैप देंगे। दूसरे में हम आज फेज स्पेस यानी पोजीशन एंड मोमेंटम इसको देखेंगे। तीसरा पॉइंट, हाँ, हम स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है। स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो ये स्टेट जो है वो माइक्रो स्टेट भी हो सकती है और मैक्रो स्टेट भी हो सकती है। इसमें मैक्रो स्टेट पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, माइक्रो स्टेट को थोड़ा सा इसमें टच करेंगे और इस माइक्रो स्टेट को फिर फेज स्पेस के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और इसी तरह फिर फोर्थ पॉइंट है लॉविल्स थ्योरम, और ये लॉविल्स थ्योरम जो है ये भी असल में फेज स्पेस से ही रिलेटेड है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी या फेज पॉइंट्स डेंसिटी कह लें, फेज पॉइंट्स डेंसिटी इन फेज स्पेस, ये अहम थ्योरम है और ये भी फेज स्पेस से ही रिलेटेड है। और इससे बाद हम आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, और इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6। इसमें हम बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस या बोल्ट्जमैन थ्योरम भी कहते हैं। बोल्ट्जमैन, कुछ बुक्स ने इसको हाइपोथेसिस लिखा है, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस, और कुछ बुक्स ने इसको बोल्ट्जमैन थ्योरम लिखा है। तो बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस क्या है जी, ये है एंट्रोपी ऑन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये बहुत अहम प्रोबेबिलिटी, which is S equals to KB log of सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ कनेक्ट कर दी है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में तमाम के तमाम माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम जो है, इट इज़ हिडन इन दिस रिलेशन। कि अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, वंस वी कैलकुलेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम, इसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, या कुछ ने इसको स्टैटिस्टिकल वेट लिखा हुआ है। चलो हम मल्टीप्लिसिटी की टर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिसिटी, वंस वी कैलकुलेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम, देन we can calculate the thermodynamic
properties, the macroscopic properties of the system like entropy. And once we calculate entropy, we can calculate rest of the thermodynamic quantities. Okay, 7. Boltzmann contribution. Boltzmann contribution in statistical physics. और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बोल्ट्जमैन की जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशंस हैं बोल्ट्जमैन की वो हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा उसको देखेंगे। और आगे इंसेम्बल्स, इंसेम्बल से यहाँ मुराद स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल है, स्टैटिस्टिकल and their type and their types, इसमें माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, उस पर बात करेंगे, शॉर्टली इसको रिव्यू कर लेंगे। और आगे 9 है, और आज जिस स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल को हम डिटेल के साथ देखेंगे वो है कैनोनिकल, कैनोनिकल इंसेम्बल। और इस इंसेम्बल का हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्टीशन फंक्शन। और पार्टीशन फंक्शन को वो एक सेंटेंस एक बुक में लिखा हुआ था, पार्टीशन फंक्शन एज ब्रिज, बहुत ज़बरदस्त वर्ड था वो, पार्टीशन फंक्शन एज ब्रिज टू, ये सेंटेंस एज ब्रिज टू थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, यहाँ भी वही चीज़ है जैसे हम यहाँ बात की बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस में जो S इक्वल्स टू के बी लॉग ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, ये आ रहा है नजर नहीं है, हाँ, जो ये रिलेशन है कि इसमें भी वंस वी कैलकुलेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम या स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जिसमें इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, तो हम फिर एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेते हैं। और वंस वी कैलकुलेट द एंट्रोपी विच इज़ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, देन वी कैन कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। और ये अप्रोच हम माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में यूज़ करते हैं, ये अप्रोच जो अभी कि पहले एंट्रोपी पहले सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें, और बास ने क्योंकि ये सारा फेज स्पेस में हम कर रहे हैं तो उन्होंने इसको फेज वॉल्यूम भी लिया हुआ है, फेज वॉल्यूम यहाँ पे। तो वंस वी कैलकुलेट द फेज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, देन कैलकुलेट एंट्रोपी, देन कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। तो सेम अप्रोच हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। 9th जो पॉइंट है कैनोनिकल इंसेम्बल में, वंस वी कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन इट विल ब्रिज टू ऑल अदर थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। चलें इस पे शुरू करते हैं डिटेल के साथ, इधर आज। हाँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा रिकैप है। आज डेट है 24 फरवरी 2021, और इसका सबसे पहले है रिकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं शॉर्टली थोड़े से टाइम में। हाँ जी, कल हमने पॉइंट नंबर 1 कल हमने डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम स्टडी की, और इससे क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और फिर क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन किया। और हमने देखा कि अलोंग डेंसिटी जो है वो क्वांटम एक्सिस बनता है, और अलोंग वाई एक्सिस यानी अलोंग टेम्परेचर जो है वो क्लासिकल रीजन बनता है। ओके, और कल फिर हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देखा, और सबसे अहम बात कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है इसका मतलब है कि तीनों इसमें मौजूद हैं इक्विलिब्रिया, तो उनकी डेंसिटीज किस चीज़ का फंक्शन है। तो हमने देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी
इंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ इंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने कल पढ़ा डिटेल से कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम होता है तो वो मैक्सिमम इंट्रोपी पे होता है, और मैक्सिमम अगर इंट्रोपी है तो इट मस्ट बी फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में इंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में इंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और फिर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें जो इंट्रोपी है इट इज़ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या केमिकल पोटेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स EVN। तो अच्छा, अब क्योंकि हम ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जब किया तो फिर हमने वहाँ पे ये रिलेशन इस्तेमाल किया कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीनों मेंटेन हो रहे होते हैं इक्विलिब्रिया, तो इसलिए इसकी जो इंट्रोपी है दैट वुड बी फंक्शन ऑफ E, V एंड N। इससे फिर हमने आगे चले और इसको हमने यूज़ करते हुए इंटरनल एनर्जी का एक रिलेशन निकाला, DE इक्वल्स टू TDS माइनस PdV और प्लस म्यू DN। हाँ, और इसको यूज़ करते हुए फिर हमने जो क्वांटिटीज़ निकाली, मतलब म्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल N, T इक्वल्स टू पार्शियल E ओवर पार्शियल S, P इक्वल्स टू पार्शियल E ओवर पार्शियल V। और फिर हमने इसको पुट किया गिब्स में, इसके बाद हमने इसमें पुट किया हेल्महोल्ट्ज़ में, और हेल्महोल्ट्ज़ क्योंकि F है, जब इसी को हमने आगे फर्दर यूज़ किया हेल्महोल्ट्ज़ में तो वहाँ से जो क्वांटिटीज़ हमारी निकली वो केमिकल पोटेंशियल पार्शियल F ओवर पार्शियल N ये निकला, और हेल्महोल्ट्ज़ में जो इंट्रोपी का रिलेशन है वो निकला पार्शियल F ओवर पार्शियल T, और इसी का जो प्रेशर निकला, प्रेशर टर्म निकली वो निकली माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल V। ये हम सारा कल काम कर चुके हैं, ये हेल्महोल्ट्ज़ को यूज़ करते हुए हमने निकाला। और फिर हमने गिब्स निकाला कैपिटल G, और फिर गिब्स के लिए हमने क्वांटिटीज़ निकाली, उसमें जो म्यू है दैट इज़ इक्वल टू पार्शियल G ओवर पार्शियल N, और इस केस में जो इंट्रोपी थी दैट वाज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ पार्शियल G ओवर पार्शियल P पार्शियल T S के केस में इंट्रोपी इन गिब्स, और फिर वॉल्यूम पार्शियल G ओवर पार्शियल P, पार्शियल G ओवर पार्शियल P। और फिर हमने इसके बाद इसको यूज़ किया इंथैल्पी को H, और इंथैल्पी को यूज़ करते हुए केमिकल पोटेंशियल निकाला पार्शियल H ओवर पार्शियल N, और S इक्वल्स टू पार्शियल H ओवर, अच्छा इसका भी कुछ निकाले थे, अच्छा चलें इसको मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। केमिकल पोटेंशियल हमने ये सारे केमिकल पोटेंशियल यहाँ केमिकल पोटेंशियल की फिर हमने यहाँ डेफिनेशन की कि ये F भी फ्री एनर्जी है, G भी फ्री एनर्जी है, H भी फ्री एनर्जी है। तो केमिकल पोटेंशियल जो है इट इज़ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ तक हमने कल का काम किया। ओके जी, आज हम फेज स्पेस से शुरू करते हैं। हाँ जी, इसको क्लोज करना है। हेल्महोल्ट्ज़ इनके तो रिलेशंस हैं, कल भी हमने देखे थे, कल भी हमने इसके रिलेशंस लिखे नहीं हुए थे। फ्री एनर्जीज हैं, बोथ आर फ्री एनर्जीज। और फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी होती है कैपेबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क या नॉन मैकेनिकल वर्क। उसकी कैपेबिलिटी जो है सिस्टम की, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। और ये तीनों फॉर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी हैं। इसके मैथमेटिकल रिलेशंस कल हमने देखे हुए थे। इसको इरेज करते हैं। ओके, हाँ, कल बहुत डिटेल से बात की है कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो हम सिस्टम की माजी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसकी जो उस वक्त की स्टेट है उसमें इंटरेस्टेड है। उस वक्त की स्टेट है तो वो इक्विलिब्रियम जब सिस्टम आता है तो फिर हम स्टडी करते हैं। और जब एक सिस्टम है ही ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, अभी वो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं है, तो फिर उसकी क्या थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ निकालनी और क्या अभी यानी वो, तो इसलिए हम सिस्टम का वेट कर लेते हैं कि वो पहले इक्विलिब्रियम में आ जाए और फिर हम उसकी स्टडी करें, उसकी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़, उसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स।
तो स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, अदरवाइज तो क्वांटिटीज़ वेरी कर रही हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या अप्लाई करनी है अगर सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम वंस द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम देन वी अप्लाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, आज है जी फेज स्पेस। और फिर नेचर इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है, ये भी है कि हम भी बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे लीन कर जाते हैं, बिल्कुल सीधा सा हो जाते हैं, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाते हैं। इक्विलिब्रियम मींस लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हम भी घर बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, काम करते करते हम सीधे ही हो जाते हैं, लेट ही जाते हैं, सो ही जाते हैं ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, और हमने कल इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि वो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, नंबर 1। नंबर 2 वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। नंबर 3 कि जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में होता है। ठीक है, ये तीन। एक चौथी कौन सी थी? चौथी, हाँ हाँ, अगर क्लासिकल इंट्रोपी में है तो वो इक्वली ऑल द स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, और अगर इक्वली वो लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, तो फिर हमें जो है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, यानी जिसकी इंट्रोपी, जिस स्टेट की इंट्रोपी मैक्सिमम है, इक्विलिब्रियम उस स्टेट को मेंटेन, उस स्टेट में जाएगा। ये कल हमने चीज़ें देखी। आज हम फेज स्पेस शुरू करते हैं। और फेज स्पेस हम किसे कहते हैं? पोजीशन और मोमेंटम स्पेस जो है इसको हम फेज स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स ने आमतौर पे तो यही लिखा है कि पोजीशन और मोमेंटा, या जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, या इसको कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कह देते हैं। वैसे कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं? कल गुलाम फरीद साहब से पूछेंगे कॉन्जुगेट मोमेंटा या मोमेंटम सादे में क्या फ़र्क है, ये जनरलाइज्ड मोमेंटा और कॉन्जुगेट मोमेंटा में क्या होता है। फिर लिटरेचर में दोनों टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। हाँ, कि फेज स्पेस में पोजीशन भी है और साथ उसके मोमेंटा भी है। इस मोमेंटा के लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम की टर्म, और जनरलाइज्ड मोमेंटा जो क्लासिकल में हमने पढ़ा हुआ है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हुए हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी पढ़ी हुई है, जनरलाइज्ड फोर्स भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कुछ बुक्स ने इसे कॉन्जुगेट मोमेंटम भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, मतलब ये कंपैटिबल टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, इसको अगर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो वो Q1 Q2 अप टू Q3n, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और इसी तरह जनरलाइज्ड मोमेंटा आगे लिखा जाए तो P1 P2 अप टू P3n फॉर n पार्टिकल्स। यस, फॉर n पार्टिकल, फॉर n पार्टिकल्स। ठीक, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। और अगर जनरलाइज्ड हैं तो जनरलाइज्ड को Q1 को मतलब अगर मैं इसको x की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्लासिकल में हमने किया भी होगा। क्लासिकल में हम x1 को एज फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, Q1 Q2 अप टू Q3n एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फिर इसको डिफरेंशियल वगैरह लेके dx1 इज इक्वल टू पार्शियल x1 ओवर पार्शियल Q1 dq1 प्लस पार्शियल x1 पार्शियल Q2 dq2 प्लस ऑन, मतलब ये इसी तरह हम मोमेंटा भी है। ठीक। अच्छा, अब अगली बात ये कि फेज स्पेस आमतौर पे तो पोजीशन और मोमेंटम ही है, ये बात ठीक है। लेकिन अब मोमेंटम को अगर हम वेलोसिटी में लिखना चाहते हैं तो वो भी फेज स्पेस, इसको हम अगर एनर्जी में लिखना चाहते हैं तो वो भी फेज स्पेस है। ठीक है, यानी अगर हम मोमेंटम में mv है, क्योंकि मोमेंटम mv है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो इसको हम वेलोसिटी की टर्म में भी लिखा जाता है। इसी तरह और मोमेंटा है, जिस पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम है फॉर सिंगल पार्टिकल इज मूविंग, इट हैज मोमेंटम। और अगर मोमेंटम है तो उसकी एनर्जी भी होगी ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम यहाँ पे एनर्जी की टर्म भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फेज स्पेस
वो पोजीशन वर्सेस मोमेंटम, ये भी फेज स्पेस है। पोजीशन वर्सेस एनर्जी, वो भी फेज स्पेस है। और पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी, वो भी फेज स्पेस है। लेकिन आम तौर पे पोजीशन वर्सेस मोमेंटम ही लिया जाता है ये। अच्छा, इसके कुछ अब हम देखते हैं। अच्छा, इसका फेज वॉल्यूम क्या होगा? हाँ जी, ये है। मैं अगर ऐसा है तो इसका फेज वॉल्यूम क्या होगा? फेज वॉल्यूम, अगर हम फेज स्पेस में एक वॉल्यूम ले लेते हैं, फेज वॉल्यूम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी फेज, तो वो क्या होगा? 3D में, मतलब थ्री के लिए ये हम लिखेंगे dx प्रोडक्ट dy dz जी। आगे ये तो हो गए पोजीशन के। इसी तरह dpx इंटू dpy और dpz। इसके लिए अच्छा ठीक है, चलिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता। तो पोजीशन हम लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें q, और जो मोमेंटा है ये y एक्सिस। तो ये हमारी फेज स्पेस है, दिस इज फेज स्पेस। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात, इसका कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, इट इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ईच पॉइंट ऑफ दिस कॉल्ड माइक्रो स्टेट, या इसके इक्विवेलेंट टर्म जो इस्तेमाल होती है वो है क्वांटम स्टेट। ठीक है। तो अगर हम डायमेंशंस, पॉइंट की डायमेंशन जीरो नहीं है, हाँ नहीं है, मतलब नहीं इसके क्या साइज जीरो नहीं, मतलब कह रहे हैं, हाँ ठीक है। इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपने n क्वांटिटीज ली हैं। हाँ हाँ, नहीं अब सिर्फ एक पॉइंट ही नहीं है, इसका एक और भी है कि अगर हम एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे इंसेंबल है, अगर हम इंसेंबल को फेज स्पेस में हल करना चाहते हैं तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, तो उसमें फिर इस केस में इसको मैं कह रहा हूं कि इट इज पी अ पॉइंट, इट इज अ सिंगल पॉइंट पी, इसको कैपिटल पी लिख रहा हूं मैं, और ये स्मॉल पी, ये स्मॉल पी लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं पॉइंट लिखा है इसे सिंगल पॉइंट के लिए, और अगर मैं इसको ले लूं कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जस्ट लाइक इंसेंबल, तो फिर इसकी डेंसिटी बन जाती है, जिसको Q और P में लिखा जाता है। ठीक, तो इसको हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, इसको और भी देखा जा सकता है मजीद, मीन्स कि हम फेज वॉल्यूम तो हो गया ना, वो इम्पोर्टेंट था फेज वॉल्यूम। ठीक है, वो फिर आगे डिस्कस अलग से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्लासिकल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैग्रेंजियन जो है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, लैग्रेंजियन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ Q एंड P। ठीक है, वो किसके बराबर होता है लैग्रेंजियन? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर P स्क्वायर ओवर 2m माइनस पोटेंशियल, और आमतौर पर पोटेंशियल जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ Q पोजीशन, यानी जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या आप तो अब यहाँ पे वैसे ये लैग्रेंजियन में लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये Q और P का फंक्शन है, तो मुझे फिर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फेज स्पेस में मैं हल कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि इसको फिर मैं मोमेंटम फॉर्म में लिखूँ। ठीक है, यानी इधर मैं Q P का फंक्शन कह रहा हूँ, लेकिन इधर वेलोसिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो वो ठीक नहीं है। या तो फिर यहाँ भी मैं फेज स्पेस को Q और V में लूँ। ठीक है, और अगर ये भी नहीं तो अगर एनर्जी की फॉर्म में ले जाए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि Q E है, तो यहाँ पे E माइनस V। ठीक है, ये, या अगर मैं इसको E की बजाय लैग्रेंजियन को मैं फंक्शन ऑफ वेलोसिटी लेना चाह रहा हूँ, तो फिर हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा हूँ।
तो फेज स्पेस को जो हम पोजीशन वर्सेस एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी फॉर्म में, पोजीशन वर्सेस मोमेंटम ले रहे हैं तो मोमेंटम फॉर्म में, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी ले रहे हैं तो उस फॉर्म में। अच्छा, ये है लैग्रेंजियन। तो इसी फेज स्पेस को हम हैमिल्टोनियन भी करते हैं। जी सर, लैग्रेंजियन तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्यों जी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों की फॉर्म में हम लैग्रेंजियन तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आगे है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन क्योंकि काइनेटिक और इन दोनों का सम होता है तो इट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी। बस मैं अब लिख नहीं रहा, आगे लिख सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन, अब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स सारी लैग्रेंजियन पे बेस करती है, लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म क्लासिकल की। और इसी तरह जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म इन क्लासिकल मैकेनिक्स, वो भी, उसको भी हम क्यू पी में लिखते हैं। अच्छा, चलें आगे हैमिल्टन इक्वेशंस देखते हैं। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये सारे क्लासिकल का बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ ये बात बताने के लिए कि फेज स्पेस क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इक्वली इस्तेमाल हो रही होती है और क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे इसको देखते हैं, आगे क्वांटम की भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसी तरह हैमिल्टन इक्वेशन में क्यू डॉट किसके बराबर होता है? पार्शियल एच ऑफ। ये सारा काम क्लासिकल का वो गुलाम फरीद साहब करवाएंगे आपको, सिर्फ मैं फेज स्पेस यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ। क्यू डॉट विच इज वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, और इसी तरह जो पी डॉट है दैट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। नेगेटिव साइन इधर है उधर है, एक में नेगेटिव साइन है क्यू डॉट के साथ, मेरा ख्याल यहाँ आएगा, चले एक में नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, इसी तरह फिर लैग्रेंज इक्वेशन डी ओवर डी टी partial L over partial Q dot minus partial L over partial Q, that is equal to 0. It is again written in Q dot velocity और position, तो फेज स्पेस। तो कहने का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स हम सारी फेज स्पेस में हल कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसी तरह। अच्छा, आगे हाँ हाँ मीन बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लैग्रेंज, yes yes you're right, it is a function of QP or maybe function of time। तो जरूरी है बिकॉज़ लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फंक्शनल है। हाँ मतलब वो ये है कि वो क्यू की पे डिपेंड करते हैं, क्यू भी इम्प्लिसिटली की पे डिपेंड करते हैं। implicit function of time means P dot Q P dot P ना सॉरी Q dot ठीक है सर, ठीक है सर, अब Q डॉट कर लें। नहीं सर वो मैं, जी सर मैं ना जो आप बात कर रहे हैं मैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाँ कि फेज स्पेस जो है ये पोजीशन वर्सेस मोमेंटम है एक्चुअल जो डिफाइन की जाती है बुक्स में, लेकिन हम मोमेंटम को में क्योंकि वेलोसिटी भी है, जी जी ठीक है, उस इक्वेशन के हिसाब से बोल। अगर आपने इस इक्वेशन के एतबार से बताया तो यू आर राइट, दिस लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ दिस क्यू डॉट एंड दिस टाइम, यू आर राइट अगर हमने इसके हिसाब से। लेकिन हम इसको जैसे मैं यहाँ भी वजाहत की है कि ये लैग्रेंजियन क्यू और पी का फंक्शन भी हो सकता है, और अगर हम लिखते हैं तो इसको फिर मोमेंटम फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी, और अगर हम इसको एनर्जी फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ एनर्जी सिंपल ले लें, और अगर हम इसको वेलोसिटी में लिखते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो ये सारी फेज स्पेसेस है, ठीक है, इसको हम किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, आगे एक छोटा सा है कि अगर हम एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर लें और उसको हम फेज स्पेस में ड्रॉ करें तो वो इलिप्स बनाता है। इसका प्रूफ बाकायदा है, वो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। फेज स्पेस में अगर हम एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर लें, उसको ड्रॉ करें फेज स्पेस में, तो वो इलिप्स बनाता है। उसकी इक्वेशन जो है वो बनती है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस एंड सिमिलरली पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है 2e ओवर m ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओवर हियर इट इज 2me इक्वल्स टू 1, और इट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये फेज स्पेस में वो इलिप्स बनाती है। तो ये एक थ्योरम भी है, और मतलब तो इसको हम देख सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जी सर, इलिप्स
इलिप्स इन फेज स्पेस, ये मैं फेज स्पेस की बात कर रहा हूँ। और ये देखिए किसका क्यू पोजीशन, पी मोमेंटा, फेज स्पेस। तो फेज स्पेस में अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर लें तो वो इलिप्स की फॉर्म बनाती है। ओके जी। अच्छा, इसमें हाशिम को जो पॉइंट आपने ड्रा किया है उसकी डायनामिक्स भी थोड़ी बताएं कि फेस स्पेस में वो पॉइंट मूव करता है, बिल्कुल। उसकी फिजिक्स। हाँ, वो फिजिक्स। दो चीजें आती हैं। जी जी सर। जब आप पोजीशन की बात करते हैं, या पोजीशन कोऑर्डिनेट की जब बात करते हैं, या वो पोजीशन पर डिपेंडेंसी, या वो पाथ डिपेंडेंसी। हाँ जी। सर फेस स्पेस है तो फिर क्या होगा? अगर सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंसी है तो क्या होगा? पाथ डिपेंडेंसी सर, ट्रेजेक्ट्री मतलब हम पोजीशन मीन के मैंने एक चीज को जहां से उठाया और यहां पे ला के रख दिया। पोजीशन ए से उठाया इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पाथ। और एक है कि मैंने इसको ड्रैग किया और इधर से लेके आया, दैट डिपेंड अपॉन द पाथ। वो सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन जब करते हैं तो वो उसमें आती है। जब हम पोजीशन के अंदर लेके आते हैं, पोजीशन डिपेंडेंसी के अंदर हमने क्या करना है, और जब हम पाथ डिपेंडेंसी के अंदर है फिर हमने एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट। हाँ सर, यहाँ जब मैं से मेरा जो एम था मतलब वो फेस स्पेस को एक्सप्लेन करना है। जो अली शहबाज ने सवाल उठाया कि फेस स्पेस में अगर पॉइंट्स मूव करें तो वो ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं और वो कंजर्व रहते हैं। इट इज लोवेल्स थ्योरम में आगे वो आ रहा है, उसमें मैं प्रूव करता हूँ अभी। लोवेल्स थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल इन द फेस स्पेस। वो पार्टिकल सिंगल भी हो सकता है, जैसे मैं ये लिखा दिस सिंगल पार्टिकल का वो ये, लेकिन अगर वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जस्ट लाइक इन इंसेम्बल केसेस भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें जो है वो डेंसिटी आ जाती है और ये रो जो है उस डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी इन फेज स्पेस। तो इस केस में फिर हम उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, फेज वॉल्यूम वगैरह, उसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। और ये जो ट्रेजेक्टरी वाला है ये लोवेल्स थ्योरम के साथ आएगा, फिर मैं इसको वहाँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसका कोई फेज के लिए उसकी कोई, अब ये क्लासिकल की मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दे दी हैं जो हम फेज स्पेस में सॉल्व कर रहे हैं। क्वांटम की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, कोई स्टेट है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। कैसे अब असल में यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि वो समझते हैं कि जिस तरह एक्स वाई एक्सिस के अंदर एक पॉइंट है ना तो वो स्टैटिक वहाँ पे खड़ा हुआ है। असल में ये पॉइंट इटसेल्फ स्टैटिक नहीं है, बिकॉज मोमेंटम बता रहा है कि ये किसी मोशन को यस ट्रेजेक्टरी, वो मोशन सारी की सारी एक स्टेट है। ट्रेजेक्टरी अब उस स्टेट में जो तब्दीली आएगी वो ट्रेजेक्टरी होगी। जी बिल्कुल, वो लोवेल्स थ्योरम में आएगा। हाँ हाँ सही है। अभी बस खड़ी है घूम कर रहे हैं। सही है, तो इसको मूव, सही बात सही कह रहा है कि अगर मोमेंटा है तो सिस्टम स्टैटिक नहीं है, डायनामिकल सिस्टम है। बड़ी अच्छी मिसाल है, बस खड़ी है, हाँ हाँ पॉइंट है। अगर बस मूव करेगी तो ट्रेजेक्टरी, ठीक है। और फिर उसमें टाइम भी ले लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको टाइम के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे क्या है बोला, स्टेट ऑफ द सिस्टम में माइक्रो स्टेट्स वर्सेस मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट्स हमारे 8 के 8 थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज़ जो है हमने देखी हैं, वो सारी की सारी मैक्रो स्टेट्स हैं। इस पर हम माजी में बात कर चुके हुए हैं पिछले लेक्चर में। आगे माइक्रो स्टेट्स हैं, तो इसका हर पॉइंट एक माइक्रो स्टेट है। फेज स्पेस का हर पॉइंट जो है माइक्रो स्टेट है। आगे चलते हैं। उसके बाद अच्छा, फिर मैक्रो स्टेट के हवाले से मैक्रो स्टेट में इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आती है। चले उसमें वो फंक्शन हो सकती है किसी भी 3 या 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ की, ठीक है। जैसे आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन, हाँ ये आर टी में लिख लें या के बी टी में लिख लें। और अगर मैं इसको लिख दूँ ये स्मॉल के बी टी, ठीक है, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर वी। तो ये मैक्रो स्टेट्स, पी इज मैक्रो स्टेट है, ठीक है, एन मैक्रो स्टेट है, टेम्परेचर मैक्रो स्टेट है, ये सारी मैक्रो स्टेट्स हैं। और इनको मिला के हम जो है वो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाते हैं जो उस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। आगे लोवेल्स थ्योरम है जो कि फेज स्पेस रिलेटेड है। अब वो आ गया लोवेल्स थ्योरम जो कि फेज स्पेस, जी आप लोवेल्स थ्योरम। अच्छा अली, मेरा सवाल जो मैं कह रहा था कि इसमें कोई एग्जांपल जो हम क्वांटम में यूज़ कर रहे हो फेज स्पेस में, अभी सारी मैं लैग्रेंजियन की आपको क्लासिकल की एग्जांपल्स आपके सामने रखी। क्वांटम में क्वांटम हो गया, ठीक हो गया जी।
इन्हीं पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप हेड डाल दें तो वही क्वांटम मैकेनिकल एग्जांपल सिस्टम की बन जाएंगी। ओके, आगे है लोवेल्स थ्योरम जो कि फेज स्पेस से ही डील करता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये सारी मैंने फेज स्पेस में जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स फेज स्पेस में सॉल्व कर रहे होते हैं उसकी एग्जांपल्स दी हैं, और अगर इन्हीं के ऊपर हम ये कैप यूज़ कर लें तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे है लोवेल्स थ्योरम, और वो जो थ्योरम है वो इस जो हमारी स्पेस है इसमें कंजर्वेशन ऑफ डायनामिकल पॉइंट्स की बात करता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कंजर्व रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये डेंसिटी सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट, अगर डेंसिटी है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी कंजर्व करेगी। अच्छा, अब ये पॉइंट हमारा आ गया 4। लोवेल्स थ्योरम, जो थ्योरम क्या कहता है, स्टेट्स दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ points density in phase space, density of particles in rate of रो मैं लिख रहा हूँ और इसको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, density of particles या points in phase space, ये रो क्या है, ये सिंगल पार्टिकल भी हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दे तो डेंसिटी की टर्म में लिखा दिया जाता है। तो ये फेज स्पेस में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रो अलोंग अ फ्लो लाइन इज कंजर्व्ड। ठीक, और कंजर्व का मतलब कि अगर हम रो का फंक्शन लें, इफ रो इज अ फंक्शन ऑफ क्यू पी, ठीक है, टाइम का भी लिया जा सकता है, लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम की कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, तो डी रो ओवर डी टी इक्वल्स टू 0। ये थ्योरम कहता है, और इसको इंटीग्रेट करें तो रो क्यू पी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व्ड। ठीक, कि ये डेंसिटी जो है फेस स्पेस में कंजर्व रहेगी। इसका बस थोड़ा सा आपको मैं जी क्या हम ये सिर्फ टाइम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ टाइम कंजर्वेशन। डी ओवर डी टी है ना, डी ओवर डी टी है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो हमें पता है कि वो कोई भी क्वांटिटी, यहाँ रोज जरूरी नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डी ओवर डी टी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है एफ कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो कंजर्व्ड है। अच्छा, इसका ना पार्टिकल, वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो ट्रेजेक्टरी बन रही है ना फेज स्पेस, क्योंकि पोजीशन ऑफ मोमेंटम है तो पार्टिकल मूविंग है, डायनामिक है, तो वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी बनेगी उस ट्रेजेक्टरी वो में कंजर्व रहेंगे, ना उससे पार्टिकल बाहर जा रहे हैं ना उससे इधर जा रहे हैं, उस ट्रेजेक्टरी में। यहाँ पे ऐसा ये मैं जो लफ्ज़ लिखा फ्लो लाइन, ये थोड़ा सा इस पे गौर करें। फ्लो लाइन इसका मतलब सिस्टम डायनामिक है, मूविंग है, मोमेंटा है उसका। ठीक, अच्छा, इसमें हमने रो का फंक्शन क्या लिया जी, रो इज अ फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। ठीक है, तो इसका डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल क्यू डी क्यू।
ओवर डी टी प्लस पार्शल रो ओवर पार्शल पी डी पी ओवर डी टी प्लस पार्शल रो ओवर पार्शल टी डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को Q डॉट, इसको क्या लिखा जा सकता है Q डॉट, इस क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है P डॉट, और अभी मैंने हैमिल्टन इक्वेशंस लिखी थी पिछली स्लाइड में, उनको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। पार्शल रो ओवर पार्शल Q डॉट जो है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू पार्शल H ओवर पार्शल P। ठीक है, और प्लस पार्शल रो ओवर पार्शल P, ये गुलाम फरीद साहब आपको करवाएंगे ये मिल्टन इक्वेशन वगैरह ना, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ उनको, माइनस पार्शल H ओवर Q माइनस यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये डी रो ओवर डी टी, ये तो ये हो गया, प्लस पार्शल रो ओवर पार्शल टी, ये तीसरी। तो ये आपने पॉइजन ब्रैकेट पढ़ लिए? नहीं पढ़ने अभी। अच्छा, ये किसका फंक्शन बन रहा है? हैमिल्टोनियन का, रो और एच का, रो और एच की पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट यही है या कर लिए? यही है, कर ली मेरे ख्याल लैग्रेंजियन के लिए। हाँ, लैग्रेंजियन ब्रैकेट है ये पॉइजन ब्रैकेट, प्लस पार्शल रो और पार्शल टी और डी रो ओवर डी टी। ठीक, जो हाइजेनबर्ग के लिए निकाला था। अच्छा, कंजर्वेशन, टाइम डेरिवेटिव किसी भी क्वांटिटी जो कि प्योर क्यू की क्वांटिटी हो ना, हाँ, तो उसको हम इससे उसकी टाइम डेरिवेशन जो है निकाल सकते हैं। सही है, जब रिलेट करेंगे, जब मैं वो जाऊंगा ना, ठीक है, सही है। वहाँ पे हाइजेनबर्ग की कुछ। अच्छा, अब हमें दो चीज़ें हम यहाँ पे कहते हैं। एक ये है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाता है, इफ सिस्टम मेंटेन या मेंटेन गेन्स इक्विलिब्रियम, तो पार्शल, एक बात, एंड दूसरी, ये जो ब्रैकेट है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसके साथ हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट जो भी आ रही होगी वो से ज़ीरो कर देती है। पॉइजन ब्रैकेट कम्यूट ज़ीरो पुट कर सकते हैं इसे। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो पार्शल रो और पार्शल टी जो है वो भी पुट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर इसको भी नील कर दें, यानी हैमिल्टोनियन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन वैनिशेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन वैनिशेस बिकम जीरो। तो दोनों को जीरो करने से हमारे पास जो डी रो और डी टी जो है ये जीरो आ गए, और यहाँ से रो जो है इट बिकम्स कांस्टेंट, इट बिकम्स कंजर्व्ड। ठीक है, this implies that phase points are uniformly distributed in the phase space and path trajectories do not intersect. phase space में जो trajectories हैं वो आपस में intersect नहीं करते। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। phase space में trajectories intersect भी नहीं करेंगे, अदरवाइज तो कंजर्वेशन में यह प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें phase space में ट्रेजेक्ट्रीज इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा जी, आगे है अगला पॉइंट हमारा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और फिर इनकी कैलकुलेशन। अच्छा, अब मैंने कौन सा बोर्ड यूज कर लिया? तीसरा या तीसरा होगा, चौथा, तीसरा है मेरा ख्याल जी। अच्छा, अब है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पॉइंट नंबर 6 है, थैंक यू।
5, ओके। स्लाइड्स के मुताबिक जो हमारी कंटेंट्स हैं, आज के कंटेंट्स हैं, उसमें पॉइंट नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। अब मार्कर ना नज़र नहीं आ रहा, इसको साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, ये हम अभी करते हैं। नहीं कोई इट्स ओके, ब्लैक से कर, अगर ब्लैक भी ठीक चल रहा है तो। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अब इसमें हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, पहले पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f x y z p x p y p z कौन सी स्पेस हो गई? इन फेस स्पेस देखें ना, ये 3 पोजीशन के मोमेंटा के इन फेस स्पेस, और ये f जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन फेस स्पेस, इज यूज्ड to calculate number density या particles per volume in each small volume element। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारा सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है कि पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, उसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, उसको ऊपर मबनी हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लेते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सवेलियन भी हो सकता है, ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो सकता है, बहुत आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो सकता है। यही वेव पैकेट, अच्छा हाँ 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 सही है। हाँ चलें, क्वांटम की टर्म में फेज पैकेट है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन सुबह, अच्छा सही है। तो इसकी मदद से हम जो नंबर डेंसिटी निकालते हैं वो है हमारे पास उसका रिलेशन कि नंबर डेंसिटी इक्वल्स टू 3 ट्रिपल इंटीग्रल f ऑफ x y z p x p y p z। हाँ जी, इसके साथ क्या आएगा? dx आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल है फेस स्पेस के लिए तीनों, dx dy dz dpx dpy dpz फॉर 3D, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रल आया। और अगर आपने 1D केस लेना है तो जस्ट आप सिंगल इंटीग्रल यूज कर लें। हाँ, f ऑफ, अगर आपने इसको 1D के लिए फर्ज किया सॉल्व करना है, अच्छा इसको ना वैसे अलग 1D को मैं अलग अलग लिखता हूँ। हाँ, ये जो है दिस फैक्टर इज कॉल्ड फेज वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम सिर्फ पोजीशन में लिखना चाहें 1D में, n इक्वल्स टू f ऑफ x y z p x p y p z, और अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं सिर्फ 1D मोमेंटम स्पेस में, 1D मोमेंटम स्पेस, तो मैं कह देता हूं कि dpx 1D मोमेंटम स्पेस, इट इज 1D मोमेंटम स्पेस। ठीक है, ये अगर y में करना तो y कर लें, z कर लें। अच्छा, इसी तरह मैं इसको लिखना चाह रहा हूं 1D पोजीशन स्पेस, तो यही बन जाएगा f ऑफ, यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन p ऑफ x p ऑफ y p ऑफ z, और यहां पे dx
या dy या dz। ये है 1D पोजीशन स्पेस। ठीक, चले इस पे कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ये डेफिनेशन जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ये लिखी है ना डेंसिटी के साथ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। प्लाज्मा में काइनेटिक थ्योरी भी कहते हैं इसे, इस अप्रोच को कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लें और उसे डायरेक्ट डेंसिटी कैलकुलेट कर लें, सिस्टम की डेंसिटी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा फिजिसिस्ट जो है इस अप्रोच को काइनेटिक अप्रोच कहते हैं। असल में प्लाज्मा में सिंगल पार्टिकल अप्रोच भी है, फ्लूइड अप्रोच भी है और काइनेटिक अप्रोच भी है। तो ये काइनेटिक अप्रोच है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, ये फेस स्पेस में। ठीक है, ओके, हाँ जी। कैमरा नहीं है, पसीना साफ कर लें। भाई आगे बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। ठीक है, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आप क्वांटम में भी यूज कर लें, डिस्क्रीट कर लें तो क्वांटम में चली जाएगी। इंटीग्रल की बजाय ना डिस्क्रीट कर लें, वो देखते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा जी, अच्छा आगे बोल्ट्जमैन पॉइंट नंबर, ये स्लाइड हमारी जो है बोर्ड नंबर 4 हो गया। अब तक जो हम यूज़ कर चुके हुए हैं, 3 यूज़ कर चुके हुए हैं। आगे है पॉइंट नंबर कौन सा जी? 6 जी। बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस अबाउट एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, इसको देखते हैं। हाँ जी, बोल्ट्जमैन ये कहता है एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, इसके मुताबिक, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, या इसकी जो आइडिया है वो आइडिया ये कहता है एंट्रोपी ऑफ अ system is related to the probability of its being in a क्वांटम स्टेट काफ़ी है, इन अ स्टेट। ठीक है, एक स्टेट में सिस्टम की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको उसने एंट्रोपी के साथ जोड़ के, यानी अब यहाँ पे एक तरफ एंट्रोपी है और आगे अब इससे ना वैसे थर्मोडायनामिक एंट्रोपी के लिए हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। आगे हम जाके स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी यहीं से निकलेगी, वो उसके लिए हम अलग सिग्मा यूज़ करेंगे। तो ये जो एंट्रोपी है एस या सिग्मा, ठीक है, तो उसके लिए उसने कहा है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ ऑफ बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट, उससे किसी पर्टिकुलर स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके साथ जोड़ा है। तो इसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो ये के बी लॉग ऑफ सिग्मा एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ओमेगा मैंने क्या और बोला था? अच्छा, ओमेगा, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम है। और मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि एक जो आपकी मैक्रो स्टेट है ना वो कितनी माइक्रो स्टेट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं उसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ना वैसे वो स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वेट माइक्रो स्टेट्स हैं। हाँ, ये हमारी मल्टीप्लिसिटी। कुछ लोग ऐसे स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये
क्योंकि ये सारा डील कर रहा है माइक्रो स्टेट्स के साथ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ, उसको उसने जोड़ दिया है एस के साथ, इंट्रोपी के साथ। और इंट्रोपी हमारा एक बल्क पैरामीटर है, एक बड़ा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रो स्टेट। एग्जैक्टली, इमर्जेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट जो है उसकी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी दुनिया को बड़ी दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अगर आगे हम देखेंगे माइक्रो कैनोनिकल के केस में कि हमने इंट्रोपी निकाली, पहले ये निकाला, फेज वॉल्यूम भी कहते हैं इसको हम, फेज स्पेस में इसको फेज वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। तो फेज वॉल्यूम निकालें, फेज वॉल्यूम के बाद इंट्रोपी, ये माइक्रो कैनोनिकल की बात कर रहा हूं, उसके स्टेप्स की बात कर रहा हूं। आप पहले ये निकालें, फिर इंट्रोपी निकालें, फिर वो जो हमने कल रिलेशंस पिछले 2 दिन हमने निकाले मुख्तलिफ रिलेशंस, और फिर इंट्रोपी को बाकी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को सॉल्व कर करके उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका प्रेशर, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल वगैरह। और अगर प्रेशर कैलकुलेट हो जाए सिस्टम का तो वो आपको मदद देता है इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिखने में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट में प्रेशर एक लाजमी टर्म बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा प्रूफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा जो आइडिया है वो ये कि बोल्ट्जमैन ने क्यों कहा कि अगर एस जो है, ये इसको ना ये ना लिखें अभी, ये सिग्मा अभी ना लिखें, ये क्या सिंपल है, अभी ना लिखें इसको, एस अभी रखते हैं, इसको आगे नहीं कंफ्यूज करेगा। एस की बात में कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल सिग्मा, ठीक है। एस इज अ फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अभी हमें ये अननोन है, ये हम कह रहे हैं, मतलब ये हाइपोथेसिस को ही मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दी है, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया। इसी हाइपोथेसिस को अभी हम ये बात ना अगर करें, ये जो मैंने वर्डिंग दी हुई है इंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म मैंने दी है कि इट मे बी अ फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो हमें इंट्रोपी के हवाले से पता है, अच्छा सिस्टम हमने नॉन इंटरेक्टिंग लिए हुए, अब तक हमने सिस्टम्स लिए हुए ना, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स नहीं लिए कि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नो, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए अभी तक हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, ये भी बात, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, और दूसरी बात कि नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स के लिए, तो यहां भी वही शर्त है कि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग हैं, इसलिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इनकी इंट्रोपी जो है वो ऐड हो जाएंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी सिस्टम के ऊपर लग जाएगी। यानी अगर 2 हैं तो इसके लिए हम लिख लें, इसके लिए 1a, ठीक है, ये है तो ये भी a बन जाएगा। और अगर दूसरा सिस्टम है उसकी इंट्रोपी के लिए s ऑफ b, तो ये भी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी होगा। और अगर ये इंट्रोपीज हैं तो इंट्रोपीज को हम ऐड कर सकते हैं कि टोटल इंट्रोपी SAB मस्ट बी सम ऑफ SA एंड SP, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रोपी। तो अगर ऐसा है तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ A प्लस फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ B, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है कि 2 चीजें ऐड हो जाएं? ये किस तरह का फंक्शन होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, उसमें 2 लॉगरिथम अलग अलग ऐड हो जाते हैं ना, तो बस यहां से फिर हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि सम कांस्टेंट लगाएं, ठीक है, और लॉग का फंक्शन लगा दें जो इसका जो ओनली सोल्यूशन पॉसिबल है वो ये है, इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ लॉग। तो अगर लॉग है तो आपको पता है सेपरेट करके प्लस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो बस इसका ये, अच्छा अब यहां पे ये जो है ये वाली टर्म, इसको स्मॉल सिग्मा, ये सिंबल क्या है, क्या बोलते हैं? स्मॉल सिग्मा, ठीक है। तो S इक्वल्स टू KB ऑफ स्मॉल सिग्मा। तो ये जो है दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस S इज अ थर्मोडायनामिक एंट्रोपी, और ये जो सिग्मा है, दिस सिग्मा इज
स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी, नहीं स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी, ये दोनों इंट्रोपी दिस, ये एस भी इंट्रोपी है, ठीक है, एस भी इंट्रोपी है और ये सिग्मा भी इंट्रोपी है। इसको हम थर्मोडायनामिक इंट्रोपी कहते हैं, वैसे स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी, एंड दे आर कनेक्टेड विद के बी। और यहां पे ये क्या है, ये सिग्मा दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लिसिटी जैसे अभी हमने कहा कि एक क्वांटम, एक मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, इसको स्टैटिस्टिकल वेट भी बुक्स में लिखा हुआ है। और अगर सिस्टम जो है वो इक्वली प्रोबेबल है, इफ सिस्टम इज इक्वली प्रोबेबल देन प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/सिग्मा, ये पी प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना चाहे जरा, तो क्या हो जाएगा, के बी लॉग ऑफ पी -1, ये ठीक है। -1 कहां से है, इसका रिवर्स, ठीक है। तो ये एस इक्वल टू माइनस के बी लॉग ऑफ पी भी बुक्स ने लिखा हुआ है, ये तो ये फेमिलियर होना चाहिए कि ये है। अच्छा जी, आगे है 2-3 अहम सवाल हैं, उनको हल करते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी। दो क्वेश्चंस बड़े अहम हैं इस जीवन में, तो उनको हल करके फिर हम डायरेक्ट जो है वो कैनोनिकल इंसेम्बल्स पे चले जाएंगे और फिर कैनोनिकल इंसेम्बल। हमारे पास टाइम कितना है बोला सर? 12:30, आधा घंटा है, ठीक है, आधे घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है। और ये जो एंड पे मैंने रिलेशन लिखा था कि तभी है जब वो इक्वली प्रोबेबल है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगेगी तब, अदरवाइज नहीं। तो अगले 2 सवाल जो हैं वो भी इसमें इसी से रिलेटेड हैं कि अगर हमने ऐसा है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स को वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इसी की कंटिन्यूटी है लेक्चर की, 2 इंपॉर्टेंट, यानी हम अपने जो आज की प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स थे उनमें अगला पॉइंट नहीं शुरू कर रहे, ये इसी की कंटिन्यूटी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लें, इसी की कंटिन्यूटी के, जो हमने ये बोल्ट्जमैन की एंट्रोपी का जो रिलेशन लिखा है उसी की कंटिन्यूटी में ये 2 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट probability of accessible microstates, accessible state of system, कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि एक्सेसिबल स्टेट की निकाल दी, मैक्रो स्टेट की, वो कैसे निकालनी। तो उसने जिसके लिए इस सवाल का जो बोल्ट्जमैन ने आंसर दिया है, बोल्ट्जमैन ने जो इसका आंसर दिया है वो है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे ही, जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है उसी को इस्तेमाल किया। यानी इस सवाल का जो जवाब है वो देते हुए बोल्ट्जमैन ने भी कोई और प्रोबेबिलिटी का जो और कॉन्सेप्ट है, कोई और मेथोडोलॉजी है वो नहीं की, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज की है टू असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटीज टू ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन की है। तो उसके लिए जो उसने प्रोबेबिलिटी निकाली है दैट इज पी इक्वल्स टू माइनस EI/KBT,
ये जो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ये आई के लिए, ith स्टेट के लिए कि एनर्जी स्टेट्स हमारे पास हैं, तो उसमें ith स्टेट में प्रोबेबिलिटी के होने की क्या है चांसेस हैं, सिग्मा इन सब का सम ई ओवर माइनस ई आई ओवर के बी टी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं 1 2 3 और हम किसी ई ith में, चलिए इसको कह लें E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है, तो ith एनर्जी स्टेट में सिस्टम की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो इसने ये निकाला। यहां पे EI जो है उस स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, सिंगल स्टेट की जिसमें सिस्टम जा रहा है, और ये सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, एनर्जी स्टेट्स, उन सबका सम, दिस इज समेशन, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये कौन सी क्लासिकल है, कौन सी प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी टू असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल स्टेट्स, कि जितनी भी एक्सेसिबल पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी से असाइन कर दें। जैसे कल हम वो बात कर रहे थे डाइस वाली, कि अगर एक आने का चांस जो है वो क्या है, आपने डाइस थ्रो किया, एक ट्रायल लिया है और ट्रायल में एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी, 5 आने की भी, 6 आने की भी 1/6। सो 1/6 प्रोबेबिलिटी हमने सबको इक्वली लाइकली इवेंट्स को बराबर जो है वो असाइन कर दी। या वो टॉस करें तो उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो यहां भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ही यूज की बोल्ट्जमैन ने भी, कि आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं उसकी ले एनर्जी और सम ऑफ ऑल द एनर्जीज अवेलेबल स्टेट्स, उन तमाम की एनर्जीज को सम कर दें, दिस समेशन। तो ये किसके लिए है, पी आई ith स्टेट के लिए, किसी भी ith स्टेट के लिए, एनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये सवाल एक, क्वेश्चन नंबर 1। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू कैलकुलेट, इस तरफ थोड़ा सा, हाउ टू कैलकुलेट मीन को एवरेज भी कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ a पैरामीटर। पैरामीटर मैं इस केस में एनर्जी ले लेता हूं, इंटरनल एनर्जी या सिंपल एनर्जी लिख लें, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस चलिए इंटरनल एनर्जी, सिंपल एनर्जी की टर्म लिख दें आप, एनर्जी फॉर इंस्टेंस, कि हम एनर्जी कैसे, कोई भी पैरामीटर जो है उसके मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो फर्ज किया हमने एनर्जी लिया, तो एवरेज एनर्जी के लिए हम ये लिखते हैं, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू summation of I e of I e raised to power minus e I over k b t divided by sum of all। स्टूडेंट्स ये जो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में जिस तरह का फर्क होता है, मेरा ख्याल ये उस तरह का है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ अवेलेबल स्टेट्स माइनस ई आई ओवर के बी टी। ठीक, तो यहां पे पैरामीटर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये ई आई, और यहां पे कोई पैरामीटर और भी इस्तेमाल हो सकता है, आप मोमेंटा ले लें सिस्टम का, एनर्जी ले लें, कोई और पैरामीटर ले लें जिसकी आप एवरेज लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी,
ये सब ऊपर सम अलग अलग ई आई का E3 4 5 जितने भी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द स्टेट्स। ये बस डिवाइड यही हो रहा है जो यहाँ पे डिवाइडेड बाय ऑल द स्टेट्स। सर ये वेटेड एवरेज जैसे होती है वो नहीं है, वेटेड एवरेज जिस तरह होती है वो है। आपको सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट, ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ई आई पहली स्टेट है फर्ज किया, ई आई उसकी वैल्यू, और फिर दूसरी के स्टेट का, फिर तीसरी का, फिर फोर्थ का, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। E1 की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जो उसकी E का फैक्टर बनता है, प्लस E2 के लिए उसका जो फैक्टर बनता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, है E1 मल्टीप्लाई E रेज़ टू पावर माइनस E1 ओवर KBT प्लस अब यहाँ E2 आएगा, ठीक है, E रेज़ टू पावर माइनस E2 ओवर KBT प्लस ऑन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आप कहें डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, नो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ ये बात होगी। और यहाँ जो डिवाइड सम है नीचे, अब जरा उनमें फर्क आपको समझ आ जाएगा, माइनस E1 ओवर KBT प्लस E रेज़ टू पावर माइनस E2 ओवर KBT प्लस ऑन। अब देखें कैंसिल हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है ना। दिस जैसे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये वो है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ मैंने E लिखा है, E के अलावा कोई भी और पैरामीटर हो सकता है, इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल एनर्जी ली है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। जी स्टूडेंट्स ये तो आपने देख लिया, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये अभी हमने जो ये भी लिखी थी इक्वेशन S इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ मल्टीपलिसिटी, ये जो हमने देखी है ये किसकी कंट्रीब्यूशन है, बोल्ट्जमैन ने किया ये काम भी, तो ये भी बोल्ट्जमैन की कंट्रीब्यूशन है। कुछ इसके अलावा चीज़ें हैं, मैं वो आपको आगे करवाता हूँ जो बोल्ट्जमैन के हवाले से हैं। ओके इरेज कर दूँ मैं, ओके ये 5th होगा और पॉइंट नंबर ये इधर 7। कंट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अच्छा एक तो अभी हमने देखा नंबर 1 S इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इटसेल्फ। और फिर बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोल्ट्जमैन ने के आइडियाज़ जो थे वो उसके अपने दौर में दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किए, एक्सेप्टेबल दुनिया के लिए नहीं हुए, तो वो फिर तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये 1906 में 5 सितंबर 1906 में उनका सुसाइड हुआ। और फिर उनके अब जो टॉम स्टोन है जिसे कबर कहते हैं, उसके ऊपर यही वाली इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने ये लिखी, ये उनकी कबर के ऊपर आज भी लिखी हुई है। अच्छा पहला कंट्रीब्यूशन तो यही हो गया। और फिर इसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जाहिर बात है इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पहली दफ़ा उसने यूज़ किया इसी को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसको यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उन्होंने डिफाइन किया है R ओवर N A, ठीक है। और फिर बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें उसने प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है E I ओवर KBT के साथ in the ith state, in the ith state। आगे फिर तीसरा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, यहां भी बोल्ट्जमैन का नाम आ रहा है, ये भी उसकी कंट्रीब्यूशन है। और ये क्या है, F इक्वल्स टू सम कांस्टेंट
ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ओवर के बी टी। और अगर हम इसको एफ ऑफ वी में लिखूं वेलोसिटी की टर्म में, तो ई को फिर मुझे लिखना पड़ेगा उसमें 2m v स्क्वायर, ठीक है। और डी वी ये वेलोसिटी में लिखा है। वैसे ई ओवर के बी टी है, तो ई को आप पुट करें ज़रा हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही बन जाएगा, ठीक है। और मैं क्योंकि एफ ऑफ वी लिख रहा हूं तो इसलिए इधर भी वी यूज़ करूंगा, वही एनालॉजी जो हम फेस स्पेसिफिकली कह रहे थे। और अगर मैं यहाँ पे इसको फर्ज कर लेता हूँ मोमेंटम की टर्म में लिखता हूँ, तो फिर ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी ऑफ पी, यहाँ डी वी और यहाँ डी पी जो भी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये भी इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ था? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है जी? पहले पढ़ चुके हुए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। चले लॉ से लॉ भी है, उसके बाद उसने उसका कांस्टेंट भी निकाला, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर उन्होंने ये किया था। और इसका जो उसने इंटेंसिटी ली थी, इंटेंसिटी को कहा था कि दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे उसने ये कांस्टेंट यूज किया और फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। और इसमें जो इसकी वैल्यू है वो है 5.678 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अलावा एक और कंट्रीब्यूशन भी है, वो है बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ठीक है। बोल्ट्जमैन इक्वेशन ये क्या होती है? इसने ना एक फंक्शन लिया f और उसको फंक्शन लिया x v t का, ठीक है। उसको फिर डिफरेंशिएट किया। Here f is some function of x, v and t, वेलोसिटी का लिया फेज स्पेस में, और टाइम डिपेंडेंसी ली उसकी। तो इसका df लें, इसका डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d ऑफ t जी पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx ओवर dt प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y dy ओवर dt। सॉरी y में लिख दिया यहाँ, ये वेलोसिटी है, बिल्कुल वेलोसिटी, थैंक यू, जाग रहे हैं आप लोग। पार्शियल f ओवर पार्शियल t, तो ये 1 हो जाएगा, dt ओवर dt ये 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे ये क्या है? वेलोसिटी, ठीक। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो d f ओवर dt इक्वल्स टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x इंटू वेलोसिटी प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v इंटू एक्सेलरेशन प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल t, ठीक है। तो इसको df ओवर dt ऑफ पार्शियल f ओवर पार्शियल x ऑफ v प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v, और ये है f ओवर m, सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं इसे, प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल t, पार्शियल f ओवर पार्शियल t, ठीक है। तो यहां पे ये फोर्स की फॉर्म में आ गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो ये भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम की कोलिजन्स को। ये सिस्टम की कोलिजन्स को बयान कर रहा है। अच्छा, अगर इसमें इसके बाद वेलोसिव आया, वेलोसिव ने कहा कि कुछ सिस्टम्स हमारे पास ऐसे भी है जो कोलिजन लेस है। तो कोलिजन लेस है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो फिर ये पार्शियल f ओवर पार्शियल x v प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v और f ओवर m
plus partial f over partial t is equal to 0. This equation is called Lossov equation. ठीक, और ये बहुत ज़्यादा, और ये जो क्लीनलेस ये जीरो पुट किया है क्लीनलेस सिस्टम्स के लिए, इसकी क्या एग्जांपल है? कौन सा सिस्टम क्लीनलेस है? हैं? नहीं, गैसेस तो बहुत ज़्यादा क्लीन है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो हम लगाती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. प्लाज्मा एक एग्जांपल है कि प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं वो डोमिनेंट हैं एज कंपेयर टू देयर कोलिजन्स. ठीक है, तो उस केस में हम इस फैक्टर को जीरो कर देते हैं. ये प्लाज्मा फिजिक्स वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बाय इग्नोरिंग दिस टर्म. तो ये सारी कंट्रीब्यूशन किसकी है? बोल्ट्जमैन की है. और फिर इसके आइडियाज़ को 1905 में इसने फिर सुसाइड किया. इसके आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं हुए. ठीक है, तो उसकी कबर के ऊपर जैसे सर बता रहे थे कि के बी लॉग ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ये जो है उनकी कबर पे आज भी लिखा हुआ. तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट्जमैन इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. 1905 में एक थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल ये जनरल नहीं, स्पेशल मेरा ख्याल ये जनरल आई थी. अच्छा चलें देख लें कौन सी थ्योरीज में आई थी. और फिर अगली आई है 1915 में. अब एक पहले है, ये कौन पहले स्पेशल है. ठीक है, हाँ 105 में स्पेशल जनरल रिलेटिविटी है. फिर अगले में 15 में जो है वो जनरल रिलेटिविटी. ये स्पेशल 1905 में और 1915 में जनरल रिलेटिविटी. अच्छा चलें ये हमने कर लिया. इसके बाद हमने इंसेम्बल स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल्स जो है वो करना. हाँ जी, आगे हमने स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल्स करने हैं. इसको सिंपली इंसेम्बल्स भी कह देते हैं और स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल, दोनों टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं. ओके, आगे स्टैटिस्टिकल ये बोर्ड हो गया 6 और पॉइंट नंबर है 8. स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल और उनके फिर टाइप्स एंड टाइप्स. ठीक है, ये देखते हैं. तो इसकी 3 टाइप्स हैं. एक है कैनोनिकल, नंबर 1 कैनोनिकल इंसेम्बल, और फिर कुछ मैं फासला छोड़ के लिख रहा हूँ. दूसरा है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल, और इसी तरह तीसरा है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल. ठीक है, तो ये जो कैनोनिकल इंसेम्बल है इसको आप एक क्लोज्ड सिस्टम के साथ देखें. क्लोज सिस्टम जिस तरह होते हैं जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है. ठीक है, और जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल है इसको आप एक जस्ट लाइक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है. कल भी किसी टीचर ने बात की है कि आइसोलेटेड सिस्टम की वैसे कोई परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है. ठीक, लेकिन फिर भी चले आइसोलेटेड सिस्टम. थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे तो हम आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं ना. चलिए प्रैक्टिकली अगर हम नहीं भी ले सकते, लेकिन थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे तो हम आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं. और फिर ग्रैंड कैनोनिकल में हम इसे ओपन सिस्टम कहते हैं. ओपन सिस्टम. अच्छा, क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है. ठीक है, और माइक्रो कैनोनिकल क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम में तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती. एक आइडियल अजम्पशन हमारी है आइसोलेटेड सिस्टम की. और ये जो ग्रैंड कैनोनिकल है इसमें दोनों चीजें एक्सचेंज होती हैं, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एंड नंबर ऑफ particles are exchanged.
ये दोनों एक्सचेंज होते हैं इसमें। इसमें वॉल किस तरह की होगी? कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। इसमें वॉल किस तरह होगी? इंसुलेटेड वॉल। और इसमें एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों एक्सचेंज करने हैं, तो ये होगी कंडक्टिंग भी और परमिएबल भी विद पोर्स, यानी वॉल विद कंडक्टिंग वॉल विद पोर्स सुराख हो जिसमें। परमिएबल वॉल, कंडक्टिंग परमिएबल वॉल ग्रैंड कैनोनिकल के लिए। कैनोनिकल इंसेंबल में जो कॉन्टेक्ट है वो है थर्मल कॉन्टेक्ट सिस्टम के साथ। ये कैनोनिकल के लिए, ये माइक्रो कैनोनिकल के लिए और ये ग्रैंड कैनोनिकल के लिए। ये थर्मल कॉन्टेक्ट है, इसमें नो कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग। और इसमें कौन सा कॉन्टेक्ट है? दोनों, थर्मल कॉन्टेक्ट भी और केमिकल पार्टिकल कॉन्टेक्ट भी, यानी पोर्स वॉल, क्योंकि पोर्स हैं तो इसमें दोनों कॉन्टेक्ट आएंगे। थर्मल कॉन्टेक्ट सिस्टम का सराउंडिंग के साथ थर्मल कॉन्टेक्ट भी है और साथ केमिकल कॉन्टेक्ट भी है या पार्टिकल कॉन्टेक्ट। इसमें पार्टिकल्स भी एक्सचेंज होते हैं और ये जस्ट लाइक ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम के साथ इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें N, V, T दे आर फिक्स्ड, ठीक, यानी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन टेम्परेचर फिर भी फिक्स रहेगा। और इसमें NVE, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, ये फिक्स्ड है। और इसमें म्यू वी टी ये फिक्स्ड है। म्यू यहां पे क्या है भला? म्यू क्या है? म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। चलिए आगे हम देखते हैं जी डिटेल के साथ कैनोनिकल को। और अब हमारे पास टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज की, जो हमारी वैसे टारगेट था उसका आज लास्ट टॉपिक है। तो कैनोनिकल इंसेंबल, अब हम टारगेट करेंगे सिर्फ कैनोनिकल इंसेंबल को आज के दिन, इसको फिर आगे कल वाले लेक्चर में देखेंगे। बाकी कैनोनिकल इंसेंबल को आज करते हैं। मार्कर्स जो है ना तकरीबन अब ख़त्म हो रहे हैं सारे। नहीं, आज मेरे 10 अगले मिनटों में मैंने करवा देना, रिकैप कर लेंगे। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू e raised to power minus ei over kbt divided by sum of all the energy states, ठीक है। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है दिस इज कॉल्ड z पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यानी समेशन ई ओवर आई ओवर के बी टी, और अगर कुछ एनर्जी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जीज इक्वल हैं तो फिर हम जी लिख देते हैं, ई ओवर माइनस ई आई ओवर के बी टी, एंड दिस जी इज कॉल्ड डीजेनरेसी फैक्टर। मतलब अगर 4 स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो जी 4 आ जाएगा, 5 है जो भी, तो ये दोनों जो है वो लिखे जाते हैं। अच्छा, इसकी आप थर्मोडायनामिक्स हम देखते हैं।
इसके अब थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। मैं कुछ ना काम आपको भी इसमें दूंगा, सारी डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा। अब हमने पार्टीशन, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, पार्टीशन फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो पार्टीशन फंक्शन से फिर हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ पार्टीशन फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। यानी इसी z का हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज लिखेंगे और इसी का लॉग की टर्म में थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज सारी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ काम मैं अभी करूंगा और कुछ डेरिवेशन साथ साथ आपको असाइन करूंगा कि आप उसको देख लें। चलिए इसको मैं अभी लिखा रहने देता हूं क्योंकि आगे हमने z, ये हमारा कौन सा पॉइंट नंबर 9 शुरू किया हुआ। अच्छा, z जो है इसका है हमारा g की फॉर्म में भी और इसके बगैर भी, e रेज़ टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, यहाँ माइनस और समेशन, ठीक है, सॉरी माइनस ई आई ओवर के बी टी। ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है और ये पार्टीशन फंक्शन माइक्रो कैनोनिकल का नहीं है या ग्रैंड कैनोनिकल का नहीं है, कैनोनिकल इंसेंबल के लिए पार्टीशन फंक्शन है। तो अब इसकी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज देखते हैं, इसका ताल्लुक थर्मोडायनामिक्स के साथ। और थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैसे निकलेंगी? इसी z से, इसी पार्टीशन फंक्शन से। मसलन सबसे पहले हम देखते हैं जी, यार मार्कर खत्म हो रही है सारी, उठा दो जरा उधर। ओके, पहले लिख लेते हैं जी इंटरनल एनर्जी। नजर आ रहा है? चलो रेड। तो इंटरनल एनर्जी, बल्कि एवरेज इंटरनल एनर्जी चाहिए, मीन इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कैसे करने हैं कि समेशन ई आई ओवर माइनस ई आई ओवर के बी टी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल। वो क्या है? समेशन ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, ठीक है। और यहां ये ई है और मीन ऐसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं, और यहां पे ई की जगह को और पैरामीटर भी हो सकता है, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी है तो ये लिख रहे हैं। ई की जगह पे हैमिल्टोनियन आ जाएगा इन केस ऑफ क्वांटम, हाँ, बिकॉज हैमिल्टोनियन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ई को हम ऐसे लिख देंगे, ऑपरेटर बन जाएगा ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर में क्या आएगी? डिनोमिनेटर में ये सारा जी नहीं है, पार्टीशन फंक्शन आ रहा है ना, ठीक है। इसको आगे यूज करें थोड़ा सा, इसका पार्शियल जो जी है, ये वाला जी, इसका पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी लें, ठीक है। वो आ जाएगा समेशन आई ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी इंटू ई आई ओवर के बी टी स्क्वायर, ओके, डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। नेगेटिव साइन जनरेट होगा, वो नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा और फिर टी जो है वो नीचे जाके टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ओके है, ठीक। आप इसी को फिर ऊपर वाली के साथ सॉल्व करें तो हमारे पास जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टाइम कम है, तो ये बनती है के बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड पार्शियल जेड ओवर पार्शियल टी, या इसको इकट्ठा कर दें, ये लॉग की फॉर्म में बन सकता है, के बी टी स्क्वायर लॉग ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ लॉग ऑफ जी, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन है एंड सेट इक्वेशन नंबर 1। ये आगे इस्तेमाल होनी है, हमने बार बार करनी, या तो हम
एवरेज एनर्जी की ये वाली रिलेशन जो है ये यूज आगे करेंगे जैसे हमें कन्वीनियंट हुआ डेरिवेशन में, या फिर ये वाली यूज कर लेंगे। आगे इसका हैमिल्टोनियन, अभी हमने ए निकाल दिया जी, अब इसका बी निकालते हैं। हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन नहीं यार, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस एफ इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। पीछे मैंने वैसे वो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी वहां पे मैंने यू यूज किया था, तो अब ई है यूज कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहां भी एनर्जी को ई की फॉर्म में लिख रहा हूं। जी वो आगे आ रही, गिब्स भी आ सकती, बिल्कुल सारी थर्मोडायनेमिक्स निकल सकती, सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज निकल सकती। अभी कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी आ गई है, तो अब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इस रिलेशन से निकालते हैं। अच्छा जी, इसको डिवाइड करें टी के साथ और एंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर, इसी का टी से डिवाइड भी कर दें और साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ, और ई को इस तरफ ले आए, ई ओवर टी इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ एफ ओवर टी प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी। साथ ही एनर्जी को मैं इस तरफ भी ले आया और एफ को उधर ले गया और नेगेटिव साइन प्लस हो गया। अच्छा, इसमें हेल्महोल्ट्ज़ में ये वाला जो रिलेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से, दिस फैक्टर बिकम जीरो बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां थर्मल इक्विलिब्रियम हमने निकाला था वहां पे पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी ये जीरो हो जाएगा। और यहां से E इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ एफ ओवर टी। तो अब इस E में, इस E की जगह पे फ्रॉम पुट 1 ओवर हियर, यहां जो हमने E निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको यहां पुट करें, पुट करके दोनों को इक्वेट करें, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एंड पे बचता है वो है माइनस के बी टी लॉग ऑफ जी, एंड से इक्वेशन नंबर 2। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आ गई सिस्टम की। आगे इसकी इंट्रोपी देते हैं, पॉइंट सी इंट्रोपी। और इंट्रोपी के लिए जो रिलेशन है वो ये है एस इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी कीपिंग वी कांस्टेंट। ये रिलेशन यूज करें, यही एफ की वैल्यू यहां रखें, उसका डेरिवेटिव लें कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इंट्रोपी निकल आएगी। तो अब जो हम कल वो इतनी डेरिवेशंस कर रहे थे बार 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 बार, ये वही का रिलेशन है। ये हमने कहां से निकाला था? हेल्महोल्ट्ज़ के लिए, जो हमने हेल्महोल्ट्ज़ को सॉल्व किया था वहां से निकला। तो अब हम वो सारा दोबारा नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो एस है दैट बिकम्स के बी लॉग ऑफ जी प्लस ई ओवर टी। और मैं जैसे पहले कह रहा था कि आपने z निकाल लिया, तो अब z निकालने के बाद जब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज निकालनी है तो इस z को आप पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ सम पार्शियल z ओवर पार्शियल सम t वगैरह या लॉग ऑफ z की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहां भी देखें लॉग ऑफ z आ रहा है, पार्शियल भी आ रहा है, और हेल्महोल्ट्ज़ में लॉग ऑफ z आ रहा है, और इंट्रोपी में लॉग ऑफ z आ रहा है। तो जितनी भी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज निकलेंगी, या तो उसमें पार्शियल ओवर पार्शियल z ओवर पार्शियल t आ रहा होगा, यानी वो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में अपीयर हो रहा होगा z, या फिर लॉग ऑफ z की फॉर्म में अपीयर हो रहा होगा। ये c आगे d, ये गिव्स फ्री एनर्जी।
गिव्स फ्री एनर्जी G इक्वल्स टू F प्लस PVA। ठीक है, ये गिव्स की डेफिनेशन। तो यहां पे F को भी पुट करें, P को भी पुट करें। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। प्रेशर निकाल दिया हमने। ओके, पहले प्रेशर निकाल लेते हैं क्योंकि प्रेशर इसमें इस्तेमाल होना है। एक थोड़ी सी मुझे रेज करना पड़ेगा। ये पहले प्रेशर निकाल लेते हैं क्योंकि वो इसमें अपीयर हो रहा है, तो उसको हमने यहां यूज करना है। डी में हम लेते हैं पहले प्रेशर, और प्रेशर का है P इक्वल्स टू माइनस पार्शल F ओवर पार्शल V कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये भी वो रिलेशन है जो हम कल कई ड्राइव कर चुके हैं, उनमें से एक रिलेशन। तो यहां पे हेल्महोल्ट्ज को पुट करें, उसका विद रिस्पेक्ट टू V सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो ये है P इक्वल्स टू KBT पार्शल ओवर पार्शल V ऑफ लॉग ऑफ Z। नहीं, उसने पार्शल डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, जस्ट F की वैल्यू पुट की है, उसको बाहर निकाल दिया KBT को। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन कितनी बनती है 4। नहीं, उसके बाद स्पेसिफिक हीट DE, स्पेसिफिक हीट। ओके, और स्पेसिफिक हीट जो है ये CV इक्वल्स टू पार्शल E और पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और पार्शल यहां पे E पड़ा हुआ है, ये E कौन से वाला है, इक्वेशन नंबर 1 वाला। वहां से इसमें पुट करें, उसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव ले, सॉल्व करें। इसमें 4-5 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 से 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं छोड़ रहा हूं उनको। तो ये जो CV है ये हमारा बन जाता है KBT पार्शल 2 ओवर पार्शल T स्क्वायर पार्शल 2 ओवर पार्शल T स्क्वायर लॉग T लॉग ऑफ Z। ये इसमें कुछ स्टेप्स दरमियान में मौजूद हैं। जाहिर भाई यहाँ पे एक डेरिवेटिव है पार्शल ओवर पार्शल T का, यहाँ 2 मौजूद हैं। इसमें आप स्टेप्स खुद करें इसको। ठीक है, अच्छा, ये हो गए हमारे E तक, यानी 1 2 3 4 5। और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5। बस ये खत्म हो गया है। गिब्स निकालना है और इंथाल्पी निकालना है और काम मुकम्मल। आज का टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, आगे है जी गिब्स फ्री एनर्जी F। स्लाइड नंबर 7। ओके, थैंक यू। गिब्स फ्री एनर्जी, और G को हम पता है कि डिफाइन करते हैं G इक्वल्स टू F प्लस PV। अच्छा, P की वैल्यू पीछे से पुट करें और F की भी करें, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास G जो है ये आ जाता है माइनस KBT लॉग ऑफ Z प्लस KBT V पार्शल V ओवर पार्शल V ऑफ लॉग ऑफ Z। ले जी, ये गिव्स। अच्छा, आगे G है इंथाल्पी, और इंथाल्पी के लिए जो रिलेशन है हमारे पास वो है H इक्वल्स टू E प्लस P ऑफ V। तो मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूं कि हमें पीछे से पुट करने हैं। ठीक है, पीछे से इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट करें एनर्जी, और पीछे से प्रेशर वाली जो इक्वेशन है वो 3 या 4 थी, वो पुट करें, और H हमारे पास आ जाएगा माइनस KBT स्क्वायर पार्शल ओवर पार्शल T लॉग ऑफ Z प्लस KBT V पार्शल ओवर पार्शल V लॉग ऑफ Z, एंड दिस इज एंथैल्पी। ये आज का काम है, मुकम्मल होता है यहाँ। बाकी कल जो है हम करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है वो दे दूँ एक सॉल्व करने के लिए। एक प्रॉब्लम है, ये आप खुद करें जस्ट फॉर एक्सरसाइज टू कैलकुलेट thermodynamic properties of a system with energies 0 and E। ठीक है,
कैसे करेंगे? क्या करेंगे सबसे पहले? स्टेप नंबर 1, पार्टीशन फंक्शन निकालें। पार्टीशन फंक्शन निकलेगा, बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे जैसे आपने भी निकाली, ठीक है। तो हिंट इसका यही है कि आप सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालें, और जब इसमें आप वो ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, यहाँ आप जब जीरो रखेंगे डिनोमिनेटर में आएगा तो वो 1 आ जाता है, प्लस ई रेज़ टू पावर ई ओवर के बी टी। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन बन गया। ये फॉर व्हेन ई आई इज इक्वल टू 0, हाँ सॉरी यहाँ तो माइनस आना है, थैंक यू। और ये 0 के लिए, और व्हेन ई आई इज इक्वल टू ई, दोनों स्टेट्स, एक 0 के लिए और एक कोई जनरल ई के लिए। तो पार्टीशन फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा इसमें, बिकॉज इट इज सम। पार्टीशन फंक्शन में सम आता है, तो ये 0 के लिए प्लस कोई एनर्जी स्टेट ई के लिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया? Z आ गया। बाकी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करें। इट इज़ योर जस्ट फॉर एक्सरसाइज। नहीं जी, आज का काम कम लो, कल हम जो है वो अगला काम करेंगे। या तो इसका अगर टाइम ज़्यादा है तो कल हमें माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल की भी इसी तरह सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, और टाइम शॉर्ट हुआ तो फिर कुछ हिंट्स में दे के आगे निकल जाऊंगा, वो फिर कल देखते हैं। और फिर कल से हमने क्लासिकल शुरू कर देनी। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज़ वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको हम डिटेल के साथ कल करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अगला लेक्चर जो है वो 2 बजे है। गुलाम फरीद साहब आगे हुए हैं, वो 2 बजे जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर जो है होगा।